हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए दोस्तों, हमारी चल रही है 1000 प्रश्नों की सीरीज और इससे पहले भी मैंने 5 वीडियो डाल दी है। जिसने नहीं देखी वो देख लेना। और इसकी 1000 प्रश्नों की सीरीज है, ये आपको व्हाट्सएप पर निःशुल्क मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ये सबको मिलेगी व्हाट्सएप पर निःशुल्क। अगर आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम चाहिए एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी का, एमआरएस, एनवीएस, एचपीएससी यानी ऑल टीजीटी पीजीटी का, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क नंबर है 90 68 68 49 54। ठीक है, ये नंबर है, इस पर आप संदेश भेजकर अपने पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और ये तो आपको पता चल ही गया कि ये निःशुल्क मिल रही 1000 प्रश्नों की सीरीज। ये वो प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है, यानी अब तक टीजीटी पीजीटी में पूछे गए प्रश्न हैं और ये आगे भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, लगभग मैंने 6 वीडियो डाल दी, वो ज़रूर देखें। और ये हमारे 1000 प्रश्न नहीं बल्कि हमारे ये 5000 प्रश्न हो जाएंगे, क्योंकि चारों ऑप्शन हम क्लियर करते हुए चलेंगे और कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी हम करेंगे। इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की पीडीएफ चाहिए तो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। संदेश के नंबर वही है, यहाँ संदेश भेजकर आप इसे पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? 300 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। 301 प्रश्न देखिए, मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? तो एक रहेंगे बंगला। क्या है? बंगला है। बाकी अवधी, ब्रज, बांगरू, ये भी क्या है? भाषाएं। और जो बांगरू है ये हरियाणा में बोली जाती हैं। अवधी ये उत्तर प्रदेश के आसपास बोली जाती हैं। और ब्रज भी। गिलक्रास्ट ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया है? गिलक्रास्ट ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया है? 302 का ये टकसाल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, इसे आप याद कर लेंगे कि गिलक्रास्ट ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया है? टकसाली भाषा। असमिया किससे उत्पन्न होती है? मागधी से, पहाड़ी से, पैसाची से, बिहारी से। 303 का रहेगा आपका मागधी। मागधी से क्या होती है? असमिया उत्पन्न होती है। सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? तो 304 का रहेगा अपभ्रंश। सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? ये अपभ्रंश 304 का। तो ये तो अपभ्रंश ही रहे। देखो दोस्तों, अगर आप ये प्रश्न कर लेते हो तो ये आपके एस्टेट टीजीटी पीजी नहीं बल्कि ऑल टीजी, बल्कि मैं ये कहती हूँ नेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के फर्स्ट यूनिट में भी ये प्रश्न है। आप चाहे देख लेना। तो आपकी एक साथ कई परीक्षाओं की तैयारी हो रही है, तो धैर्य के साथ क्लास देखें। कि ये नहीं कि हमें समय खराब कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं आपके ये जरूर काम आएंगे। निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष कौन है? हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष 305 करेगा ए कन्हैयालाल माणिक मुंशी। हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? कन्हैयालाल माणिक मुंशी। राजभाषा अधिनियम गठन कब हुआ? राजभाषा अधिनियम का गठन कब हुआ? तो 1975, 76, 82, 99। 306 का आप करेगा बी 1976। राजभाषा अधिनियम का गठन कब हुआ? 1976 में हुआ था। भारतीय साहित्य परिषद की स्थापना के प्रेरणा स्रोत कौन थे? भारतीय साहित्य परिषद की स्थापना के प्रेरणा स्रोत कौन थे? 307 का एक महात्मा गांधी। भारतीय के महात्मा गांधी चाहते थे कि एक तरह से देखा जाए तो हिंदी को इन्हें बहुत ही प्रोत्साहन दिया है, हिंदी भाषा को, और काफ़ी विरोधों का, क्योंकि उस समय इंग्लिश भी काफ़ी प्रचलन में थी, अंग्रेजी भी। तृतीय प्राकृत के अंतर्गत कौन सी बोली जाती है? तृतीय प्राकृत, देखो इसमें पाली को भी प्राकृत बोला पहली, और क्या प्राकृत तो प्राकृत बोला ही जाता। अब तृतीय प्राकृत की बात पूछी गई तो अवभट्ट। तृतीय प्राकृत किसे कहा जाता है? अवभट्ट को कहा जाता है। और अपभ्रंश के बाद हमारी देखो इनका सीरीज में आपको बता देती हूँ। पहले आती है पाली, फिर आती है आपकी प्राकृत, सबसे पहले तो आपकी है संस्कृत, फिर आपकी है पाली, फिर है प्राकृत, प्राकृत के बाद आपके है अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद आपके अवभट्ट, और अवभट्ट के बाद आपकी हिंदी या खड़ी बोली हिंदी।
पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट, हिंदी। ठीक है, और संस्कृत के भी दो भाग हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो यहाँ आपका रहेगा 308 का उत्तर हो जाएगा ए, अवट। मानक हिंदी का आधार कौन है? मानक हिंदी एक खड़ी बोली है। मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली, यानी मानक हिंदी का मतलब होता है जैसे मान्यता प्राप्त हिंदी हो, जिसे जैसे कि मान लीजिए ये कह दिया गया है, तो आपने कभी सोचा इसे कह ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे मान्यता दे दी गई, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, उसे मानक हिंदी कहते हैं। 310 में संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? इस पर ध्यान देना, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है संयुक्त स्वर और एक होता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन, एक सेकंड के लिए, एक होता है संयुक्त स्वर, एक होता है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन भी कितने हैं? 4 हैं। इसमें अपाक्षय, त्रय, अज्ञेय, श्रेय। तो ये क्या है? श्रेय, ये क्या संयुक्त व्यंजन है? क्या है ये? संयुक्त व्यंजन है। अब ये तो संयुक्त व्यंजन है। यहाँ संयुक्त का मतलब होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक वर्णों को जोड़कर बनाए जाते हैं, 2 या 2 से अधिक मिले होते हैं। तो यहाँ आपको संयुक्त स्वर देखना है, आप निशान लगा लिया होगा, बी आएगा इसका उत्तर। मेरे उत्तर बताने से पहले आप निशान लगा लिया करो ताकि आपकी तैयारी अच्छी प्रकार से हो जाए और आपको ये अनुमान हो जाए कि आपके कितने में से कितने नंबर आ रहे हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ। देखिए संयुक्त स्वर कैसे बनता है। ए प्लस ई से बनकर आपका बना ए। ठीक है, फिर आपका ए प्लस ए से मिलकर बना आपका आई, और फिर ऊ प्लस ऊ से मिलकर आपका बना ओ। ठीक है, फिर ऊ ए प्लस ओ बनकर बना आपका, ये एक मात्रा है, एक मात्रा, ये बना आपका आउ। ए प्लस ई मिलकर बना ए प्लस ए मिलकर बना आई, ए प्लस ऊ बनकर बना ओ, और ए प्लस ओ बनकर बना आउ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। जहाँ प्रश्न में रुकने की संभावना है, कुछ समझाना, वहाँ मैं रुकूंगी। बाकी ऐसे जो याद करने के, वहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं है। निम्न में से अवधी भाषा का कवि नहीं है। 300 अवधी भाषा का कवि नंददास। तो नंददास कौन सी भाषा के? देखो तुलसीदास ने क्या तुलसीदास थे जो अवधी भाषा में भी लिखते थे, ब्रज भाषा में भी लिखते थे। तुलसीदास का दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। कुतुबन अवधी में लिखते थे, जायसी भी अवधी में लिखते थे, लेकिन नंददास सिर्फ किस में लिखते थे? ब्रज भाषा में लिखते थे। नंददास ब्रजभाषा में, इन्होंने क्या श्री कृष्ण का वर्णन ब्रजभाषा में किया है। हिंदी में हर्षव स्वर कौन से हैं? हिंदी में हर्षव स्वर, एक सेकंड के लिए थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। पाली को कहा जाता है, क्या हम पढ़ रहे थे? पाली को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पाली को डी प्रथम प्राकृत कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, पाली को प्रथम प्राकृत कहा जाता है, द्वितीय प्राकृत को ही कहा जाता है, और तृतीय अपभ्रंश या अवट को कहा जाता है। ठीक है, 315 पर हम चलेंगे। हिंदी भाषा की शुरुआत हुई है। हिंदी भाषा की शुरुआत कब से मानी जाती है? 11वीं शताब्दी से, 11वीं सदी से। जैसे कि 1000 ईस्वी में हम क्या खड़ी बोली? 1001, तो ये 11वीं सदी, जैसे 1001 हो गया तो ये हमारी 11वीं सदी शुरू होगी। तो हिंदी भाषा की शुरुआत 11वीं सदी से मानी जाती है। जीवा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? जीवा के आधार पर स्वर होते हैं कितने? 4। जीवा के अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ठीक है, जीवा के आधार पर स्वरों में कितने भेद होते हैं? अग्र, मध्य, पश्च। तो भाई मुझे इस ऑप्शन में डाउट लग रहा है, ये 4 नहीं होंगे, मेरे ख्याल से इसमें 3 होंगे, जिसमें अग्र स्वर है, मध्य स्वर है और पश्च स्वर है। इसमें 3 होंगे, अग्र, मध्य और पश्च, जीवा के आधार पर। क्योंकि जीवा के अगली नोक पर, जैसे कि ए,
ई मध्य आ और पश्च फिर ऊ ये सारे पश्चिम में आ जाते हैं। तो अगर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप 4 लगा सकते हो, ऐसे 3 लगाना अगर 3 ऑप्शन में हो तो। सिद्धों की भाषा हिंदी न होकर कौन सी है? सिद्धों की भाषा हिंदी न होकर कौन सी है? पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, गुजराती। 317 का आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धों की भाषा हिंदी न होकर अपभ्रंश है। क्या है सिद्धों की भाषा? अपभ्रंश है। उत्तर देवनागरी लिपि के प्रचार का समय क्या माना गया है? उत्तर भारत में देवनागरी लिपि के प्रचार का समय क्या माना जाता है? तो 318 का रहेगा आपका भी, लगभग 10वीं सदी से, यानी हिंदी लगभग 10वीं सदी या 11वीं शताब्दी आप कह सकते हैं। तो लगभग 1000 ईस्वी में हमारी खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग होने लगा था। संवैधानिक प्रावधानों के तहत अंग्रेजी को कब राजभाषा का दर्जा दिया गया था? 319 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 1965। संवैधानिक प्रावधानों के तहत अंग्रेजी को कब राजभाषा बनाया गया था? 1965। और अगर हिंदी का आ जाए तो 1949, यानी 14 सितंबर 1949। अनुच्छेद कौन सा? 343 ए था। अनुच्छेद 343 ए से लेकर 351 तक हिंदी भाषा का वर्णन है। भाग है इसका 17, भाग है 17, अनुच्छेद है 343 से 351 तक, और 343 ए से शुरुआत होती है। भाग है इसका 17, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा का वर्णन है। लेकिन यह अंग्रेजी पूछा गया तो अंग्रेजी का आएगा 1965। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया है? 320 का रहेगा आपका ए, लल्लूलाल। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय क्या दिया है? लल्लूलाल को। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय दिया लल्लूलाल को। निम्न में कौन एक भाषा का रूप है? निम्न एक भाषा का 321 का रहेगा बी, प्राकृत। निम्न में कौन एक भाषा का रूप है? प्राकृत। बघेली किसकी बोली है? 322 बघेली है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में आती है आपकी अवधी। बता देती हूँ मैं आपको, एक बहुत पूछी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 हैं इसके भेद पूर्वी हिंदी के, और ये अर्धमागधी से बनी है। अर्धमागधी से बनी पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी के 3 भेद हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, 3 बोलियों। नेमी साधु ने अपभ्रंश के कितने भेद माने हैं? नेमी साधु ने अपभ्रंश के कितने भेद माने हैं? ये माने भाई 3 माने हैं। कितने माने हैं? 3 माने हैं। अवधी का मिश्रित रूप कहाँ मिलता है? 324 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बहराइच में। अवधी भाषा का मिश्रित रूप कहाँ मिलता है? बहराइच में। हरियाणा में तो हरियाणवी बोली जाती है, अवधी नहीं बोली जाती है। राजभाषा से क्या तात्पर्य है? राजभाषा से तात्पर्य है आपका संवैधानिक तौर पर घोषित सरकारी कामकाज की भाषा, यानी जो सरकारी ऑफिसों में, जो कार्यालय में प्रयोग की जाती है, कोर्ट में, ठीक है, स्कूलों में, कॉलेजों में और आपके बैंकों में, यानी जो भी सरकारी कामकाज होते हैं और जो संवैधानिक होते हैं सभी में क्या हिंदी का प्रयोग किया जाता है। हिंदी के मानक रूप में योगदान दिया गया है। हिंदी के मानक रूप में योगदान दिया है, किसने दिया भाई? ऑप्शन निशान लगा लेंगे आपका, किशोरी दास वाजपेयी ने हिंदी के मानक रूप में योगदान दिया है, किशोरी दास वाजपेयी ने। हिंदुस्तानी अकादमी प्रयोग की स्थापना कब हुई थी? 327 का रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1927। हिंदुस्तानी अकादमी प्रयोग की स्थापना 1927 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं 328वां। देवनागरी लिपि में हिंदी अक्षर पर शिरोरेखा लगाने की सलाह किसने दी थी? ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है, इसे आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना। पता नहीं क्यों इतना, मतलब जब भी कोई भी आयोग है, जैसे टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक ये पेपर आता है, ये प्रश्न बनता है, तो आप इसे अच्छी प्रकार से याद कर लेना। देवनागरी लिपि सुधार समिति ने किसने दी थी? देवनागरी लिपि में हिंदी में अक्षर पर शिरोरेखा। अब शिरोरेखा क्या चीज़ होती है? जैसे मैंने लिखा भारत, अब मैंने इस पे डंडा लगा दिया, तो ये डंडा क्या है? शिरोरेखा है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये मतलब सुंदर नहीं लगेगा, इसलिए भाषा को सुंदर बनाने के लिए शिरोरेखा का प्रयोग
किया जाता है। और शिरोरेखा के भी कुछ नियम हैं। जैसे मैंने अभी भारत लिखा था तो मैंने यहाँ तक लिख दिया था, जो कि भाषा की दृष्टि से गलत है। शिरोरेखा यहाँ से शुरू होती है, ना कि फिर यहाँ से। अगर मैं इसको यहाँ से शुरू कर रही हूँ तो मैं गलत कर रही हूँ। ठीक है, जो जो गुंडे वाले होते हैं वर्ण, उन पर शिरोरेखा नहीं चढ़ाई जाती है। 328 का रहेगा देवनागरी लिपि सुधार समिति ने। गढ़वाली किसकी बोली है? 329 का रहेगा बिहारी। गढ़वाली किसकी लिपि? ये गढ़वाली, 1 मिनट भाई, मुझे नहीं लग रहा गढ़वाली, मेरे ख्याल से पहाड़ी होगी। 1 मिनट। तो भाई ये प्रश्न क्या है, इसमें गढ़वाली पहाड़ी आएगा। ठीक है, ये क्या है, ऑप्शन में गलत दिया है, तो आप इसे पहाड़ी कर लेंगे। ये उत्तराखंड के आसपास बोली जाती है, और जो कि पहाड़ी एरिया है, तो ये बिहारी नहीं आएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी राजभाषा होगी, ये निर्णय कब लिया गया? ये तो बार बार आया हुआ प्रश्न, आसान लग रहा होगा आपको, लेकिन प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो आसान भले हो लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न हो तो आप याद कर लेंगे। 14 सितंबर 1949, और मैं ये बता चुकी हूँ। भाग कौन सा था? 17 था। अनुच्छेद कौन से थे? 343 ए से लेकर 351 तक। ठीक है। संविधान की किस धारा और अध्याय में जिक्र है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी? 331 का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो इसका रहेगा संविधान के, ये बताइए, संविधान के अध्याय भाग 17 और धारा 1, संविधान के किस धारा और अध्याय में, अध्याय मतलब भाग या पाठ, अध्याय 17 था। अध्याय कौन सा? 17। और धारा कौन सी थी? 1 थी। तो ये धारा भी आप याद रखेंगे। संविधान की जो भाषा है राजभाषा, वो संविधान के अध्याय 17 और धारा 1 में इसका उल्लेख है। नागर और उपनागर ब्राह्मण अपभ्रंश के किसने माने हैं? नागर उपनागर ब्राह्मण अपभ्रंश के वेद किसने माने हैं? तो 332 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मार्कंडे। नागर उपनागर और ब्राह्मण अपभ्रंश के वेद किसने माने हैं? मार्कंडे ने। हिंदी राजभाषा के प्रचार प्रसार विकास और उसके प्रयोग एवं सरकार के कर्तव्य उत्तरदायित्व का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो देखिए, इसमें आपको थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर देती हूँ। 333 का आपका ऑप्शन अनुच्छेद 351 में। देखो, हिंदी भाषा का, अगर आपको क्या एक लॉजिक बताती हूँ मैं, हिंदी भाषा का विकास किस अनुच्छेद में है? तो हिंदी भाषा का विकास 351 में है। ठीक है, हिंदी भाषा और राजभाषा का उल्लेख किस में है? 343 ए में है। वैसे लगातार हिंदी भाषा का वर्णन 343 से लेकर 351 तक है, लेकिन हिंदी भाषा का विकास एवं प्रचार प्रसार का वर्णन 351 में है। ठीक है, और राजभाषा का उल्लेख 343 ए में है। तो ये इसके कुछ क्या हिंट पकड़ लिया करो, जैसे हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का विकास, बस यहाँ तक पकड़ लो। ठीक है, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार और विकास 351 में है। संविधान के अनुसार अंग्रेजी का प्रयोग हिंदी के साथ साथ कितने वर्षों तक रहेगा? ये आज वाले प्रश्न मतलब कि है यूनिट, वैसे तो देखो एस्टेट टीजीटी पीजी सभी में पूछे गए हैं, लेकिन ये असिस्टेंट प्रोफेसर और ये यूजीसी नेट के भी फर्स्ट यूनिट में आपके काम आएंगे। तो आज वाले प्रश्न बहुत खास है, जो आल टीजीटी पीजीटी यानी हिंदी की सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और ये जीके में भी पूछे जाते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुसार वैसे ही सबको ये नॉलेज होनी भी चाहिए, चाहे हिंदी विषय है या नहीं है आपके पास। संविधान के अनुसार अंग्रेजी का प्रयोग हिंदी के साथ साथ कितने वर्षों तक या साथ रहेगा? 20 वर्षों तक, हमेशा, 15 वर्षों तक, 10 वर्षों तक। 334 का प्रश्न और 334 का रहेगा ऑप्शन नंबर सी। यानी अगर मान लीजिए हमारा देश आज़ाद हुआ था और जब संविधान बना, तो संविधान के बनने के बाद तक, यानी 15 देश आज़ाद हुआ उसके बाद तक 15 वर्षों तक अंग्रेजी का, संविधान के अंग्रेजी का प्रयोग, तो अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। क्योंकि देखो क्या हुआ था कि उस समय क्या अंग्रेजों का राज था।
तो अंग्रेजों का राज ज़्यादातर जो कार्य थे वो अंग्रेजी में ही किए जाते थे। भले ये बात अलग है, मान लीजिए किसी को कोर्ट में मुकदमा चला हुआ है, अब जिस पर अभियुक्त है, यानी जिस पर अब मुकदमा चल रहा है वो बिल्कुल अनपढ़ है, उसे क्या हिंदी का भी अक्षर नहीं आता, तो किसी का भी मतलब अक्सर कोई पढ़ाई लिखाई नहीं जानता, लेकिन उसका फैसला सुना दिया जाता है और वो उपस्थित होने के बावजूद भी उसे ये नहीं पता होता कि मेरे बारे में क्या बहस की जा रही, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन हिंदी वालों ने, हिंदी भारत के लोगों ने पुरजोर क्या इसका विरोध किया कि हिंदी हमारी भाषा होनी चाहिए। लेकिन ये हुआ कि उस समय काम होता था तो वो पूरा काम इखर भी मतलब व्यवस्थित नहीं हो पाता, इसलिए कहा गया था कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी ऐसी ही बनी रहेगी और धीरे धीरे फिर 15 वर्षों के बाद हिंदी में आपके कार्यकाल होने लगेंगे। संविधान के अनुसार आप हिंदी के साथ साथ कितने वर्षों तक साथ रहेगा, तो 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग हिंदी के साथ साथ बना रहेगा। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक। नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? नागरी लिपि को दक्षिण में नंदी नागरी कहा जाता है। नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? नंदी नागरी। ब्राह्मी लिपि का भारत में प्रचलन कब हुआ? ईसा द्वितीय 60 वर्षों बाद, ईसा प्रथम से 600 वर्षों बाद, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी 350 वर्षों तक, ईसा पूर्व द्वितीय सदी तक। तो 336 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी से 350 वर्ष बाद तक भारत में लिपि के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। भारत में लिपि के प्रयोग के प्रमाण मिलते 337 का आपका ऑप्शन नंबर रहेगा सी। ईसा पूर्व की 5वीं सदी तक भारत में लिपि के प्रयोग के प्रमाण मिलते ईसा पूर्व की 5वीं सदी तक। प्राकृत भाषा का अर्थ है, प्राकृत भाषा का संस्कृत के बाद की भाषा। प्राकृत भाषा के संस्कृत के बाद, जैसे ही संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, तो संस्कृत के बाद ही पाली की शुरुआत हुई थी ना, ये तो सबको पता है ना। देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है, देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। देखना आपको, सोच लेना है, मैं उत्तर बताऊं इससे पहले। 339 का आपका रहेगा गिरवा ध्वनि। गिरवा ध्वनि वो जो गले से, यानी गिरवा हमारे देवनागरी में नहीं बोली जाती, यानी गिरवा, वैसे गिरवा है, गिरवा जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, यानी तत्सम शब्द है, लेकिन हम गिरवा को, जैसे गिरवा होता है कंठ, गला, तो कंठे ध्वनियाँ तो होती हैं हमारी। एक है जैसे ए आ है, कै के गे गेडे वाली सीरीज है। मुर्दा है जैसे आपके टे वाली सीरीज है, टे ठे डे डे वाली। और री है आपका, मुर्दा कैसे बोला जाता है? मुर्दा की मैं बता देती हूँ, रीट्रस, ये आपका रीट्रस। एक मिनट, रीट्रस क्या है? आपका मुर्दा है, रीटेरस। री टे वाला वर्ग और रे और श, ये जो षटकोण वाला सा, ये मुर्दा है। दंतोष्ठ, व और फै, व फै का उच्चारण क्या क्या? दंत और ओष्ठ, यानी दांतों से और होठों से व और फै का, दंतोष्ठ व फै। और कंठे ए वाली और कै खे गड़बड़ कंठे से बोले जाते हैं। कोई व्यंजन किसके बिना उच्चारित नहीं किया जा सकता? बिल्कुल आसान प्रश्न है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं होता है। आप सभी जानते हैं कि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, चाहे वो कोई भी व्यंजन क्यों नहीं हो। उत्तर अपभ्रंश को सर्वप्रथम पुरानी हिंदी किसने कहा है? 341 चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। किस सन में नागरी प्रचारणी पुरानी हिंदी शीर्षक गुलेरी एक लेखमाला की शुरुआत की थी? 91, 21 और 23, 20। 342 का रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1921। किस सन में नागरी प्रचारणी पत्रिका में पुरानी हिंदी शीर्षक से गुलेरी जी ने एक लेखमाला की शुरुआत की थी? 1921 में। अपभ्रंश के लिए प्राकृत भाषा हिंदी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है भाई, इसको IMP लगा लेना, इतना महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वैसे रामचंद्र शुक्ल आ जाता है तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है वो प्रश्न।
तो अपभ्रंश के लिए प्राकृताभास हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने किया था। पूरे अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले आलोचक का नाम क्या है? पूरे अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले आलोचक का नाम 344 करेगा ए राहुल सांकृत्यायन। पूरे अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले आलोचक का नाम है राहुल सांकृत्यायन। अपभ्रंश को कब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, इस किसका वाक्य है? 345 का रहेगा डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, किसका वाक्य? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किस आलोचक ने आधुनिक आर्य भाषाओं को अपभ्रंश से उत्पन्न मानते हुए संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं के सुपरिचित विकास क्रम को सुगम नैसनी कहकर एक अवधारणा का विरोध किया? किस आलोचक ने आधुनिक आर्य भाषाओं को अपभ्रंश से उत्पन्न मानते हुए संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं को सुपरिचित विकास क्रम को सुगम नैसनी कहकर अवधारणा का विरोध किया? 343 का ऑप्शन रहेगा आपका सी रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने कहा है। सिद्धों की भाषा बोधगण ओधवा नाम किसने संकलित? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है। सिद्धों की रचनाओं को बोधगण ओधवा नाम से किसने संकलित किया? 343 का रहेगा ये क्या? हरप्रसाद शास्त्री ने। किसने? हरप्रसाद शास्त्री ने। सिद्धों की बोधगण ओधवा नाम से किसे? हरप्रसाद शास्त्री ने। सिद्धों चर्या पद दोहो और खुजरी राहुल जी ने किस शीर्षक में? सिद्धों के चर्या पदों और दोहो को राहुल जी ने किस शीर्षक में संकलित किया? 348 का रहेगा ऑप्शन नंबर ए हिंदी काव्य धारा। राहुल से मतलब यह राहुल सांकृत्यायन से है। दोहाकोश में सिद्धों को संकलित किया गया है। 349 का रे प्रबोध चंद्र बागची ने। दोहाकोश में सिद्धों के दोहे को संकलित किया प्रबोध बागची ने। सिद्ध साहित्य के संपादन का कार्य सर्वप्रथम शुरू किया गया, तो 350 का ऑप्शन नंबर ए रहेगा बेंडल ने। सिद्ध साहित्य के संपादन का कार्य सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? बेंडल ने। अब हम आगे बढ़ते हैं 351वां। भाई 351वां वाली क्या है हमारे पीडीएफ में? एक पेज हमारा ख़त्म हो गया, मतलब ख़राब हो गया, वो मैं कल देखूंगी। तो आज कुछ प्रश्न हम यहाँ से कर लेते हैं, कल करवा दूंगी वो, ठीक है, लेकिन मैं आपको पूरे करवाऊंगी। भरतेश्वर बाहुबली रास में छंदों की संख्या कितनी है? भरतेश्वर बाहुबली रास में छंदों की संख्या कितनी है? तो आपका रहेगा 205। भरतेश्वर बाहुबली रास में छंदों की संख्या कितनी है? 205। जीवदया रास किसकी रचना है? 364 का रहेगा ए आसगु। जीवदया रास किसकी रचना है? आसगु की है। सुमति नेमिनाथ रास में कितने छंदों का नेमिनाथ चंद्र का प्रयोग हुआ है, वर्णन किया गया? नेमिनाथ का चरित्र वर्णन किया गया है। 365 का आपका रहेगा सी 58। सुमति गणी ने नेमिनाथ रास में कितने छंदों में नेमिनाथ चरित्र वर्णन 58 में किया है भाई। स्तुलिभद्र रास के साथ किस वेश्या की कथा कही गई है? स्तुलिभद्र रास में स्तुलिभद्र के साथ किस वेश्या की कथा कही गई है? 366 का रे कोसा की। स्तुलिभद्र रास में स्तुलिभद्र और वेश्या की कथा गई है, तो कोसा वेश्या का नाम क्या है? कोशा। कौन सी शैली जैन रचनाओं की नहीं है? 367 डी चर्यापद। चर्यापद शैली जैन रचनाओं की नहीं है। एक ग्रंथ के रूप में हिंदी साहित्य की प्रथम रचना मानी जाती है। 368 का रहेगा बी सावकाचार। बोधगण दोहा का संपादन किसने संपादन किया गया था? 369 का रहेगा ऑप्शन नंबर 1917। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जरूर याद रखेंगे। बोधगण दोहा का संपादन 1917 में किया गया था।
महापुराण में पुष्पदंत कितने महापुरुषों का चरित्र वर्णन किया गया, ये सारे ही महत्वपूर्ण है। मैं बार बार बोलूं क्योंकि ये पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, इसे आप जरूर याद कर लेंगे। तो 363 महापुराण में पुष्पदंत कितने महापुरुषों का चरित्र वर्णन किया गया, 63। ठीक है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप 90 68 68 68 68 49 पर संदेश भेजकर इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगी। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक। और इसके साथ आपको एस्टेट आल TGT PGT के नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर संदेश भेजकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। और जो क्या है एस्टेट PGT के नोट्स लेगा उसको मैं HPSC PGT स्क्रीनिंग के नोट्स फ्री दूंगी। NCERT को छोड़कर HPSC PGT स्क्रीनिंग जो कि आपका लिखित पेपर तक। इसके अलावा अगर आप UGC नेट के नोट्स लोगे तो मैं आपको हरियाणा के लिखित पेपर के नोट्स निःशुल्क दूंगी, लेकिन ये ऑफर सीमित समय के बाद है। और जैसे ही आपके पेपर की डेट आती है तो फिर मैं लिखित पेपर की क्या है का प्राइस बढ़ा दूंगी, क्योंकि उसके बाद क्या है बहुत मेहनत लग रही है लिखने में। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी अब आप ले सकते हैं तो ले सकता है, क्योंकि आपकी मात्र और मात्र 999 रुपये में UGC नेट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इंट्रू 4 प्रोसेस की तैयारी मात्र और मात्र 999 में हो जाएगी। और अगर आपको TGT PGT के लेने हैं तो 899 रुपये इसका प्राइस रहेगा। इस नंबर पर संदेश भेजकर जरूर PDF प्राप्त कर लें। और ये वाली PDF तो सबको निःशुल्क मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।